आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम ये डालेंगे नहीं पॉडकास्ट में। तो पलवल की व्यवस्था बिल्कुल लचर हो चुकी है। नहीं, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सच में कोई प्लान नहीं है। प्लान ही नहीं है। नमस्ते पलवल, मैं अजय चौहान। हम बैठे हैं हरित बैसला जी के साथ। डॉक्टर हरित बैसला पूर्व प्रत्याशी रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी और जेजेपी से। समाज सेवी भी हैं, अपने आसपास के इलाके के सभी मुद्दों पर मजबूती से आवाज़ उठाते हुए दिखाई देते हैं। आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पलवल के बारे में अगर आपसे बात करें हरीश जी, 2 साल होने वाले हैं पलवल की सरकार को, कितना बदलाव आपको दिखा? मैं तो ये समझता हूँ कि बातों में तो बहुत बदलाव हुए, भाषणों में बहुत बदलाव हुए, और भाषण में तो लगभग पलवल को जर्मनी भी बना देगा। आप सुनते होंगे सोशल मीडिया पे बहुत डायलॉगबाजी चलती है इस तरह की। लेकिन जो कोर जो पलवल का अंदर से है, आप देखिए कि पलवल के फेशियल ब्यूटिफिकेशन पे काम हुआ, लेकिन पलवल के अंदर की जो तकलीफ़ है, अंदर की जो बीमारी है, उस पर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। जब कोई शरीर है, स्वस्थ शरीर है, वो सिर्फ चेहरे पे क्रीम पाउडर लगाने से स्वस्थ नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। हमारा हार्ट है, किडनी है, लीवर है, बहुत चीज़ें। तो पलवल की व्यवस्था बिल्कुल लचर हो चुकी है। करप्शन, जिसे मैं लीवर कहूँगा पलवल का, वो बिल्कुल डैमेज। और किसी भी, आप हेल्थ की बात कर लो, एजुकेशन की बात कर लो, कहीं भी अभी उस आधार पर अभी पलवल नहीं आया। जितनी बातें भाषणों में हुई, जितनी बातें इनकी कहानियों में हुई। आप ये कह रहे हो कि पलवल अभी कहीं नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ से पलवल से खेल राज्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम पलवल को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएंगे। इसके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम भी ला रहे हैं और सिविल हॉस्पिटल में काम भी हुए हैं, बाहर मॉडिफिकेशन का हो या पलवल के चौक चौराहे पे हो। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, पलवल का जो डेवलपमेंट है फ्यूचर टेंस में कर रहे हैं हमारे जो भी यहाँ के नेता हैं। मुझे बहुत खुशी थी इस बात की कि युवा पॉलिटिशियन जो हमारा आज मंत्री बना है हरियाणा सरकार के अंदर, बहुत खुशी थी। हम अलग पक्ष में थे, लेकिन पॉजिटिवली इस बात का बहुत मुझे अच्छा लगता था कि यूथ पॉलिटिक्स में आकर के आज मिनिस्टर बना है। शायद वो यूथ के बारे में सोचेगा और बहुत चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। आपने बात करी सिविल हॉस्पिटल की, सिविल में फिर वही ब्यूटिफिकेशन की बात आ गई। सिविल हॉस्पिटल में आज भी पूरा स्टाफ नहीं है, पूरे डॉक्टर्स नहीं है, पूरा नर्सिंग स्टाफ नहीं है आज भी। आप सीएमओ मैडम से मैं कई बार मिलता रहता हूँ उनके विषय को लेकर। जितने भी सीएचसी पीएचसी, वहाँ पूरा स्टाफ नहीं है, अभी तक नियुक्ति नहीं हुई किसी की। कहीं सफाई कर्मचारी नहीं है, कहीं पूरे डॉक्टर्स नहीं है। एक्सरे की मशीन दूसरे दिन ख़राब पड़ रही थी, अब भी ख़राब थी, परसों मैं देख के आया। तो चीज़ें बातों में तो हैं। हाँ ठीक है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हम लेके आ रहे हैं, हम लेके आएंगे, फ्यूचर टेंस में पलवल चल रहा है। लेकिन करंट जो पोजीशन है पलवल की, वो बहुत ही नाजुक है। और करप्शन ने तो इतना बुरा हाल कर दिया है कि शायद आपने देखा, अभी पीछे मीटिंग हुई थी, जो हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी दिशा की जो मीटिंग लेते हैं, उन्होंने उसमें बहुत 33 करोड़ का एक मामला सामने आया कि वो काम ग्राउंड पे हुआ नहीं और उसके बावजूद उसकी पेमेंट हो गई। तो आप सोचिए कि करप्शन यदि खुद सत्ताधारी दल के नेताओं के मुंह से निकलने लगे, तो आप सोचिए करप्शन का लेवल क्या होगा। जो आप रेफरेंस दे रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री कह के गए हैं 33 करोड़ का करप्शन हुआ है, 200 करोड़ का करप्शन घोटाला फरीदाबाद से भी सुनाई दिया। लोगों का ये कहना है उस स्टेटमेंट के बाद, उनको कैसे भूल जाते हैं केंद्रीय मंत्री? मैं तो यही कह रहा हूँ ना, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि केंद्रीय मंत्री ने बताया, लेकिन सरकार के और शासन में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वो चाहे फरीदाबाद का हो, चाहे पलवल का हो, चाहे हरियाणा का हो, वो कर तो बीजेपी की सरकार रही, इनके नुमाइंदे करवा रहे। एडमिनिस्ट्रेशन तो बीजेपी सरकार के अंडर आता है, हरियाणा सरकार के अंडर आता है। तो चाहे फरीदाबाद की बात हो, चाहे पलवल की, करप्शन अपने चरम पर है। जी, कोई एक आध और करप्शन आपके पास हो, आप उजागर करना चाहें पलवल का? देखिए, करप्शन के मामले बहुत है, लेकिन यहाँ मीडिया पे उसको उजागर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इनडायरेक्टली हमारी जो टीम है, चाहे वो नगर परिषद का करप्शन है, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल में करप्शन का काम हो रहा है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल से सिविल हॉस्पिटल के अधिकारियों द्वारा कोई पैसे की लेन देन हो रहा हो, उस सब पे हमारी पैनी नज़र बनी रहती है और हम उन विषय को बहुत बारीकी से काम करते हैं। डायरेक्ट सीएम ऑफिस में हम इस मामले को बात करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो शासन है, यहाँ का जो प्रशासन है, वो बिल्कुल सेट, उसकी फील्डिंग सेट है उन लोगों से जो करप्शन कर रहे हैं। आप यहाँ से ऑफिस में जाके बताओ, 2 मिनट में उसके पास वो बात पहुँच जाएगी कि तेरे बारे में शिकायत आ रही है, इसको अपने हल निकलवा ले। वो भी रिक्वेस्ट करने पहुँच जाते हैं। तो मैं कभी भी बहुत साइलेंटली, पहले मुखर होता था भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, लेकिन अब मैं साइलेंटली काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ डायरेक्ट
सीएमओ ऑफिस तक बात हो, वहाँ चीज़ों को पहुँचाता हूँ, फिर वहाँ से कार्रवाई होती है। सीएमओ ऑफिस तक आप काफ़ी बार नर्सिंग की मांग भी लेकर गए हैं, क्या सफलता मिली उसमें? देखिए अब तो सफलता उसमें लग रही है। अभी परसों मेरी हमारे जो OSD सीएम साहब उनसे फिर बात हुई और सीएमओ मैडम से मैं मिला। उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत में बिल्कुल बिल्डिंग खाली हो जाएगी। जो टीवी के जो वार्ड है वो शिफ्ट हो चुके हैं, जो सीएमओ ऑफिस और जो बाकी चीज़ें वो शिफ्ट हो जाएंगी। वहाँ कोई वाईफाई का इलेक्ट्रिकल कोई इशू है, उसको होते ही इस महीने के आखिर तक वो बिल्कुल खाली हो जाएगी। उसके बाद हम DMER डिपार्टमेंट में जाके फिर नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत के लिए काम करेंगे। मैंने जनता को कहते हुए सुना है कि जब एक शिक्षित व्यक्ति नेतृत्व में बैठेगा, जब एक शिक्षित समाज एक सरकार चुनेगा या व्यवस्था बनाएगा तो वो एक अलग रूप रहेगी। आपने लड़ाई लड़ी, आप शिक्षित हैं, डॉक्टर हैं, काफ़ी समाज सेवी भी हैं। जब जनता ने आपको नकार दिया और फिर भी आप जनता के सारे मुद्दे अपनी हिम्मत से उठा रहे हो, कहाँ से इतना पोटेंशियल लाते हो, कहाँ से ये मोटिवेशन आता है? देखिए कई बार बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। सबसे पहले तो अपने परिवार का, कि वो कहते हैं कि इतना PhD करने के बाद क्या ज़रूरत है इन सबके लफड़ों में पढ़ने की, कहीं प्रोफेसर लग जा, कहीं नौकरी लग जा, अपने आगे बढ़ जा। कई जगह सिलेक्शन भी हुआ, मैंने ज्वाइन नहीं किया वहाँ पर। और रही बात जनता की, तो पढ़े लिखे लोगों को स्वीकार करने में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कहती है जनता तो कि हमें पढ़ा लिखा नेता चाहिए। लोग तारीफ करते हैं, वोट नहीं डालते, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति उन कसौटियों पर खरा नहीं उतरता उनकी पर। उनको पढ़ा लिखा और दिशा में चाहिए जो चुनाव के समय में उनकी सारी वैध अवैध सारी मांगों की पूर्ति कर सके। चाहे वो दारू शराब उनके कमरों तक, दीवार उनके घरों तक पहुंचानी हो, चाहे वो साड़ियाँ पहुंचानी हो, चाहे स्कूटी पहुंचानी हो, चाहे चुनाव की एक रात पहले 1,000 रुपये सबके हथेली में थमाने हो। वो काम सब वो कर सकता है जिसके पास साम दाम दंड भेद है। हमारे पास हमारा विचार है, हमारा व्यवहार है, हमारी एजुकेशन है, लेकिन वो चीज़ें लोग तारीफ़ करते हुए लड़का बहुत बढ़िया है, अच्छे काम कर रहा है, लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तो वो उसको चुनते हैं जो उनकी उस समय की मांग को पूरा करता है। और वो 5 दिन की उनकी मांग 5 साल तक वो फिर रोते हैं, करप्शन हो रहा है, ये हो रहा है। जिस व्यक्ति ने आपको खिलाया पिलाया वो आपके क्यों काम करेगा? ना आप बोलने लायक, क्योंकि आपका आत्मसम्मान उसी दिन मर गया जिस दिन आपने किसी प्रत्याशी से कुछ लेकर के खा लिया। तो आप सारी चीज़ें, ये चैलेंजेस से निकले हो, ये सारी चीज़ें आई आपके सामने? हाँ, मतलब जब मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा तो हालांकि जो यूथ जो जानते थे कि भाई पढ़ा लिखा है, ये दारू शराब कुछ नहीं देगा, तो उस टाइम पे मुझे कम फ़ोन आए। लेकिन मेरे जो साथ की जो टीम थी उस तक वो फ़ोन करते थे, कहते थे भाई उससे तो कहना मत, लेकिन यार ये करवा दे। तो ये चीज़ें मैंने सही है इलेक्शन के दौरान। देखो समय के साथ बदलाव आएगा। विधानसभा का इलेक्शन था, इसमें विधानसभा के इलेक्शन में तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा था। मुझ तक तो संपर्क नहीं किया, लेकिन टीम के साथ खूब संपर्क हुए। हमारे पास था ही नहीं इतना पैसा इस तरह का कि हम तो एक सच्चे समाज सेवी के रूप में एक साफ छवि के साथ समाज को सुधारना चाहते थे। और वो रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि मुझे अब लगता है कि समाज को चुनाव के समय पर पैसा ज़्यादा आवश्यक लगता है, जबकि मुद्दों के जनहित के कामों से ज़्यादा। तो क्या इस चीज़ से एक बेहतर समाज की जो चाहत ये लोग सभी चाहते हैं, जनता चाहती है, यहाँ का समुदाय चाहता है, वो बन पाएगा? देखिए बहुत मुश्किल है। मैं देखता हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूरे देश के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट थे, और मैं तो वर्ल्ड के बेस्ट इकोनॉमिस्ट उनको कहूँगा। और जहाँ से वो चुनाव लड़े थे, वो जो विधानसभा थी, वहाँ की जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र बहुत एजुकेटेड था, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को वहाँ की जनता ने चुनाव हरा दिया था। तो चुनाव कभी किसी के शिक्षित होने पर तय नहीं करता। चुनाव की राजनीतिक पार्टियों का क्या रुख है, कौन सी पार्टी किस दिशा में चल रही है, ये चीज़ें उस इलेक्शन के टाइम पे डिपेंड करती है। किसी की काबिलियत बहुत कम मायने रखती है इलेक्शन के दौरान। जी, अब कौन कौन से मुद्दे बाकी बच गए हैं पलवल के, जो आप चाहते हैं कि यहाँ पर वो काम पूरे होने चाहिए और पलवल एक सच में जो पलवल बनना चाहिए वो बने? देखिए पलवल जब इनका इलेक्शन था, इलेक्शन के टाइम पे इन्होंने बड़े बड़े वादे पलवल से किए। और जैसा कि मैं बात कर रहा था फ्यूचर टेंस के बारे में, पलवल के नेताओं ने बात करी कि पलवल के अंदर मेट्रो आ जाएगी। पलवल के नेताओं ने बात करी कि पलवल के अंदर मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा। पलवल के नेताओं ने बात करी कि पलवल को हम IMT पलवल के अंदर लेके आएंगे। पलवल के नेताओं ने बात करी कि हम पलवल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर लाएंगे। तो ये सिर्फ आज 2 साल हो गए लगभग, ये सिर्फ बातें ही रही। हाँ, मैं बधाई देना चाहूँगा खेल मंत्री को, पॉलिटिक्स से अलग होकर के हमारा जो स्टेडियम है, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में, उसमें कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, वो प्रशंसनीय है। लेकिन आज पलवल को ज़रूरत है उन्हीं मेट्रो की, पलवल को ज़रूरत है यहाँ ऐसी विकसित हो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन कि जो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। और पलवल को अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर बहुत जल्दी से जल्दी यहाँ प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। पलवल के लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात कर लें, कितने नंबर देने चाहेंगे?
देखिए अभी मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि यहाँ जो नए एसपी साहब आए हैं और जो कमांडो में देख रहा हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से आप भी कई बार उनको दिखाते हो, और मैं देख रहा हूँ कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ी जो हवाबाजी, हाँ कुछ जगह ऐसा है कि अभी भी झगड़े थोड़े से हो रहे हैं, क्योंकि हमारे युवा मंत्री साहब हैं, घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। मैं उनको भी आज आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों को आप ना बढ़ाएं जो युवाओं को इस तरह की गुंडागर्दी की तरफ डालें, क्योंकि जब कोई झगड़ा होता है तो वो झगड़ा युवा इस आधार पर कर लेता है कि मेरा कोई व्यक्ति वहाँ बैठा है और मैं उस व्यक्ति से जाके अपना काम हल करवा लूँगा। ऐसे बहुत मामले मेरे सामने भी आए हैं कि अरे हमारा तो मंत्री बैठा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस छवि को सुधारने की आपसे अपील करता हूँ कि इस तरह युवाओं को बढ़ावा ना दे, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी भी ख़राब करे और जिसके साथ वो झगड़ा कर रहे हैं उसकी भी ख़राब करे। जी हरीश जी, आपसे बात कर काफ़ी अच्छा लगा। आगे भी आपसे बात करते रहेंगे और जो पलवल के मुद्दे हैं उन पर चर्चा करते रहेंगे। लास्ट में क्या मैसेज पलवल के लोगों को देंगे? मैं पलवल के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आज समाज के सभी मुद्दों पर आप मुखर रहें। आपकी गली का, आपके समाज का, आपके क्षेत्र का कोई भी नेता हो, आप सामाजिक मुद्दे उन तक पहुँचाएँ और किसी को सिर्फ इस बात के आधार पर ना लें कि ये तो हम तो इसके कार्यकर्ता नहीं। आप कार्यकर्ता बेशक उस पार्टी को, लेकिन फिर भी अपने समाज के मुद्दे आप रखिए। जैसे कि मेडिकल कॉलेज की बात है, मैं चाहूँगा कि पेलक गांव के लोग इकट्ठे होकर मंत्री जी से मिले, वहाँ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं बेशक वो इकट्ठे होकर मंत्री जी से मिले। तो ये सब चीज़ों पर आपको राजनीति नहीं देखनी, आपको पलवल का हित देखना है। और साथ ही आखिर में मैं आपको, जो आपने नया न्यूज़ चैनल शुरू किया है, मैं पलवल के लोगों से निवेदन करूँगा कि हमारे युवा भाई को आप सहयोग करें, जो सच्ची और सटीक खबरें आपके बीच ला रहे हैं। और एक युवा जब इस उम्र में इस तरह की चीज़ों को लेकर चलता है तो बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत मुश्किल घड़ी होती है। वो अपनी पूंजी जुटा करके जाने कैसे कैसे अपने आप को खड़ा करता है। तो इस इमोशनल अपील के साथ आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और भाई आपको भी बहुत बहुत बधाई अजय भाई, आपने जो चैनल शुरू किया, बस यही कहना चाहूँ। तो हरीश जी, आप इतने सामाजिक मुद्दे भी उठा रहे हैं, आपकी पार्टी शायद कमज़ोर पड़ रही है, क्या सोचा है कि पार्टी चेंज कर लें? देखिए जहाँ तक पार्टी का कैसा साथ मिल रहा है आपको? देखिए पार्टी हरियाणा में उस तरह से एक्टिव नहीं हो पाई और ना उस तरह का सहयोग और समर्थन हमें मिला। लोगों के अंदर बहुत प्रशंसक बहुत थे पार्टी सुप्रीमो के, लेकिन वोटर बहुत कम थे। तो बात रही पार्टी बदलने की और पार्टी ज्वाइन करने की, मैं तो अभी बिल्कुल कन्फ्यूज़न में हूँ, स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न में कि किस पार्टी को ज्वाइन किया जाए। क्योंकि मेरा जो मानना है, यदि सत्ताधारी दल को ज्वाइन किया जाए, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि सत्ताधारी दल को ज्वाइन करने के बाद आप सत्ता से मिलकर अच्छे काम करा सकते हो, लेकिन नहीं, वहाँ सत्ता के अंदर भी पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ेगा। जो मुखर रूप से आप देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, राघव चड्ढा थे, हाँ, देश के युवाओं की पहली पसंद, यही बात मैं कहने वाला था। हाँ, राघव चड्ढा जी देश के युवाओं की पहली पसंद थे, लेकिन आज नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ, उस पर वो चुप है। आज पैसा जो हमारा डॉलर के मुकाबले बिल्कुल डाउन है, तो वो तब नहीं बोल पा रहे। वो व्यक्ति जो कल तक युवाओं की आवाज़ था, देश की आवाज़ था, उसने कहीं ना कहीं अपने आप को सत्ताधारी दल में लिया तो चुप हो गया। तो मैं अपने आत्मसम्मान के साथ इस तरह का सौदा नहीं कर पाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं, जनता मेरी पार्टी रहे और मैं जनता के साथ मिलकर जनता के मुद्दे उठाऊं और जनता को साथ लेकर जनता के हित के कदम उठाऊं। और कोशिश मन तो यही है कि विपक्षी पार्टी को ज्वाइन किया जाए, लेकिन अभी हालात देख करके मन है कि जनता की पार्टी में मैं रहूँ, लोगों के साथ में रहूँ। तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर हरित बैसला, जिन्होंने अपनी बात रखी और पलवल के विकास के ऊपर सवाल भी रखे कि पलवल का विकास होना चाहिए। जिस तरीके से बातें की गई चुनाव के दौरान, वो पूरा विकास दिखना चाहिए। पलवल रुकने वाला नहीं है, चाहे वो मेट्रो का आना हो, चाहे खेल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का आना हो। अगर आपने वादे किए हैं तो पलवल उन्हें समय समय पर आपको याद दिलाता रहेगा और उन वादों के प्रति जो है उनकी मांग रखता रहेगा। देखते रहें संस्कृति न्यूज़। हमारे साथ मौजूद थे हरित बैसला जी।